नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवशाहुरम्। पूर्व की कक्षा में हमने पुद्गल के विषय में समझा था। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं आप लोगों ने कितना पढ़ा है, आप लोग कितना घर से पढ़ करके आए हैं। पुद्गल में 4 कौन कौन से गुण होते हैं? पुद्गल में स्पर्श रस गंध। स्पर्श रस गंध। यदि किसी गन्ने में से उसका रस निकाल दिया जाए तो क्या वह रसहीन कहलाएगा? नहीं। उसमें रसगुण है या नहीं? है। जब हमें यह चीज पता चलती है कि बाहर में जो चीज हमें दिखाई देती है वो सब पुद्गल है और मैं जीव हूं, तो इससे हमें अपने जीवन में क्या फायदा हुआ इस चीज को समझने से? इस चीज को समझने से फायदा ये होगा कि कभी हमें बाहरी वस्तु से या कोई जड़ वस्तु से या पुद्गल से कुछ हो तो वो हमें दुख नहीं होगा कि कोई वस्तु टूट फूट गई या ऐसा कुछ हुआ या किसी ने हमें अपमान कर दिया या ऐसा है, तो वो उसने नहीं किया है, वो मुझे बोल रहा है लेकिन वो रियली मुझे नहीं बोल रहा है, ऐसा समझ सकते हैं हम कि जीव का लक्षण नहीं है, ये पुद्गल का लक्षण है। ये मतलब पुद्गल में जड़ सुख नाम का गुण नहीं है। मतलब हमें पर द्रव्यों से अपनी भिन्नता दिखाई देती है कि मैं पर द्रव्यों से भिन्न हूं। ऐसा हमारी चर्चा पुद्गल के गुणों पर चल रही थी, जिसमें हम लास्ट टाइम देख रहे थे कि जो मन है वह भी पुद्गल है। तो इसमें हम द्रव्य मन और भाव मन के आधार पर हमने चर्चा की थी। तो देखो, द्रव्य मन के बारे में मैंने आपको बताया था कि द्रव्य मन जो होता है अष्टपाखुड़ी रूप हृदय मध्य हृदय स्थान में पाया जाता है। इसके बाद जो भाव मन है, भाव मन मतलब होता है विचार। विचार से मतलब अपन समझें सूक्ष्मता से जो ज्ञान है वो। तो जो भाव मन है वह पुद्गल नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार से द्रव्य मन और भाव मन, तो यहाँ पर द्रव्य मन की अपेक्षा से मन को भी पुद्गल कहा है। तो भाव मन जो है, जो ऐसे विचार और वो सब आते हैं, हाँ, तो वो क्या है? पुद्गल नहीं है, वो तो ज्ञान है। वो ज्ञान है। हाँ, वो ज्ञान है, जो हमारा गुण है ना ज्ञान, वो ज्ञान है। अब आप सोचो, आपसे कोई कहे हाँ, तो ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है। हाँ, तो भाव मन जो है, हाँ, वो एक तरह से देखा जाए तो वो जीव है, ऐसा हाँ, बोल सकते हैं, बिल्कुल, जीव द्रव्य बोल सकते हैं उसको। हाँ, एक तरह से बोल सकते हैं, भले है नहीं वो बात है, क्योंकि जब हम ज्ञान कहते हैं तो ज्ञानमय जीव है और जीव ज्ञानमय है, उस अपेक्षा से उसको वहां पर कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जैसे आपने आइसक्रीम देखी होगी, जो आइसक्रीम रहती है वो पहले किस अवस्था में रहती है? दूध रहता है, उसके बाद वो आइसक्रीम बन जाती है, और दूध से ही कभी कभी क्या बन जाता है? मावा बन जाता है। दूध से ही बहुत सारी चीजें बनती हैं, दही भी बन जाता है, उसके बाद छाछ भी बन जाती है, बहुत सारी चीजें उसकी क्या होती हैं? बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, फॉर्म होती हैं। वैसे ही पुद्गल की भी बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं।
अब उसके मुख्य रूप से दो अवस्थाओं के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जब आपसे कहा जाए पुद्गल, मैंने कहा कि पुद्गल, तो आपके मन में क्या ख्याल में आता है कि जिससे आपको लगे कि ये जो पुद्गल है ना, ये मेरे से भिन्न है, मुझ में यह क्वालिटी है जो इसमें नहीं है। ऐसी कौन कौन सी क्वालिटी आपको दिखाई देती है? पुद्गल में ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान नहीं, ठीक है। और वो वस्तु है, वो वस्तु है, वस्तु है। क्या इसको सुख दुख का अनुभव होता है? नहीं होता, नहीं होता। मतलब इसमें सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं, और इसमें दुख भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं। अब आपको यह पता चलता है कि यह मैं नहीं हूं। मतलब आप समझ में आ रहा है कि किसी भी वस्तु को आप संसार में देखते हो, उसको देख करके आपके मन में यह आता है ये मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि इससे आप अटैच नहीं हो, इसमें आपका जीव नहीं है। मेरा जीव कहाँ है? मैं जो हूं, मैं जीव हूं। ये तो क्या है? पुद्गल है, ये तो परद्रव्य है। ये ख्याल में आता है नहीं आता? तो इसीलिए हम पुद्गल की अब दो अवस्थाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, और उन दो अवस्थाओं के बाद आपको पता चलेगा कि रियल में काम होता कैसे है, कोई भी वस्तु बनी कैसे है। ठीक है? तो सबसे पहले तो पुद्गल द्रव्य के दो भेद कौन कौन से आपको बताए थे? परमाणु और स्कंद। तो सबसे पहले परमाणु की बात करें तो परमाणु से आप समझो पुद्गल का सबसे छोटा अंश, जिसका दूसरा टुकड़ा ना हो सके, वह परमाणु है। मतलब परमाणु से आप समझ लो कोई भी संसार में वस्तु है, कोई भी, उस वस्तु के इतने टुकड़े किए जाएं कि जब उसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, जब वो उस अवस्था में पहुंच जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। मतलब पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोगों ने शक्कर तो टेस्ट की होगी, ठीक है, खाई होगी। शक्कर को अगर मैं पीस दूं, उसका पाउडर बना दूं और उसका एक दाना आपको दूं, मतलब एक छोटा सा अंश आपको दूं, और आप उसको टेस्ट करोगे, उसका टेस्ट कैसा होगा? मीठा होगा। उसका कलर कैसा होगा? वाइट, शायद इनविजिबल भी हो पर वाइट। हाँ, वाइट। मतलब आप सोचो वो परमाणु क्या हुआ, इतना छोटा हो गया कि हमें दिखाई भी ना दे शायद आंखों से, पर उसमें क्वालिटी पूरी की पूरी है। मतलब आप थोड़ा सोच के चलो कि वह अपने आप में एक परिपूर्ण है। आप कितना भी छोटा कर दो, नमक आता है, नमक, खड़ा नमक, ढेले वाला, उस नमक को क्या करते हैं अपन? धुल करके उसको पीस लेते हैं। उसको पीसने पर भी पूरी तरह से अपन ने पीस लिया, पर उसका सफेदीपन उसकी कहीं गई नहीं गई। उसका खारापन जैसा उस नमक में था वैसे ही इसमें है। मतलब उसका कोई भी गुण इधर का उधर नहीं हुआ। मतलब समझ में आ रहा है? वो अपने आप में क्या है? परिपूर्ण है। और ये तो अपन ने क्या, ये 4-5 जो भी गुण बताए, ये तो क्या बताए, अभी हम आगे समझेंगे कि सामान्य गुण विशेष गुण द्रव्य में कैसे है। पर ये तो हमने बताया अभी आपको 4 ही गुण, पर पुद्गल में ऐसे कितने गुण होते हैं? अनंत गुण होते हैं। मतलब अनंत क्वालिटी होती है। मतलब 2-4 गुण नहीं, ये तो काउंट करवा दिए।
अनंत गुण होते हैं। वह अपने काम को करने के लिए पूर्ण समर्थ है। समझ में आ रहा है? पूर्ण समर्थ है मतलब शक्कर को मीठा होने के लिए किसकी हेल्प चाहिए बताओ? किसी की वो अपने आप में परिपूर्ण। आपको जानने के लिए किसकी हेल्प चाहिए? किसी की नहीं। वही जो मैंने कहा तो वो अजय भी है ना, टच करके बिना ज्ञान होता है। हाँ। पर को टच बिना मतलब हमें ज्ञान के लिए किसी की आवश्यकता है क्या? मिर्ची को तीखा रहने के लिए किसकी आवश्यकता है? किसी की नहीं। वो स्वयं से है। स्व और पर दोनों ही दिखाई देते हैं। किसको? ज्ञान को। स्वपर प्रकाशक उसका स्वभाव है ना। हाँ। ज्ञान नो स्वभाव જ જાણવું स्वपर प्रकाशक એટલે સોને પણ જાણે અને પરને પણ એટલે આત્માનો સ્વભાવ જ જાણવું છે તો એ જાણશે તો ખરો જ તે। वो स्वपर प्रकाशक कहा जाता है, वो इसी अपेक्षा से कहा जाता है। अच्छा। क्योंकि स्वपर प्रकाशक में ऐसा होता है कि ज्ञान के माध्यम से बाहर की वस्तुएं भी जानते हैं और अंतरंग तो जानते ही हैं। तो पहले हमें जो स्वपर प्रकाशक ज्ञान है तो पर क्यों दिखाई देता है? पहले स्व को आपको पता है कि स्व को ही जानना है। हाँ। तो पर पहले क्यों आता है मेरा? पर क्यों आता है? हाँ। क्योंकि सामने है। क्योंकि देखो जो चीज हमें दिखाई देती है ना, वो जल्दी समझ उस पे हम ज्यादा विश्वास करते हैं। अच्छा। और दूसरी चीज इसमें क्या है कि हम काफी समय से जो है मिथ्यात्व तो हमारे अंदर है। हाँ, और उसके कारण से हम क्या मानते हैं? ये वस्तु भी अपनी है, मानते हैं ना कि पर वस्तु भी अपनी है। तो फिर उसको वो वस्तु फिर हमें पराई दिखाई नहीं देती, वो अपनी ही दिखाई देगी आपको। और जो रियल में जीव है वो थोड़ी किसी को दिखाई देता है। तो इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि मुझे मैं स्वयं दिखाई दिया, है ना। उसका तो केवल अनुभव किया जा सकता है। तो हो सकता है कभी किसी को अनुभव भी हो, पर हम देखो जिस समय अनुभव होगा जिस व्यक्ति को भी, जब भी होगा, जिस समय भी होगा, वो पता नहीं कर सकता कि मुझे अनुभव हो गया। और अगर उसको पता चल गया कि मैंने अनुभव कर लिया तो फिर उसको अनुभव हुआ नहीं। समझ में ना? जैसे आत्मा के अनुभव की बात चल रही है कि किसी को यदि आत्मा का अनुभव हुआ है तो वो बता नहीं सकता कि मुझे इस समय अनुभव हुआ था, क्योंकि वो कहाँ था? अंदर में था। अब वो घड़ी थोड़ी देख रहा था कि इस इतने टाइम पे मुझे आत्मा का अनुभव हुआ। और यदि वो हाँ, और अगर उसको वो बता दे कि मुझे इस समय पे हुआ था तो मतलब वो बाहर था, वो अंदर था नहीं। मतलब समझ में आ रहा? तो वो चीज है। मतलब प्रत्येक पुद्गल द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, अनंत गुण सहित है। इसके बाद वह स्वतंत्र है। वह क्या है? स्वतंत्र है। देखो आपने एक शक्कर का दाना लिया, वो है एक स्कंध, एक स्कंध है। उसको आप कितने ही टुकड़े करते जाओ, टुकड़े करते जाओ, अब जब वो परमाणु के आकार का बचेगा तब भी वो अपनी मिठास के लिए स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि अगर वो एक शक्कर का दाना कण ले लो, कण उस दाने से अलग हो गया तो अब उसकी मिठास क्या हो गई? कम। मतलब वो पूर्ण स्वतंत्र है, अपना पूरा कार्य करने में बिल्कुल समर्थ है। अब इसके बाद अपने अंदर जो उसके कार्य होते हैं, उसकी जो शक्ति है वो स्वयं के द्वारा ही उत्पन्न होती है। मतलब पर की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब हम जो सोचें कि किसी पुद्गल को किसी कार्य को करने के लिए हमारी आवश्यकता है, पर की आवश्यकता है, तो बिल्कुल ही नहीं है। अब आप सोचो कि अगर इस चीज को हम समझें तो हमारे जीवन में कितने सारे फायदे हैं। लेकिन ये समझ में भी कैसे आएगा तुरंत? तो क्योंकि ऐसा हम सोचे कि अगर ये
कोई है या ये बाजोट है तो वो पुद्गल है। तो वो पुद्गल है, उसमें शक्ति है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन वो अपने आप तो अपना शेप बदल नहीं सकता। एक तरह से देखा जाए तो उसको किसी की जरूरत तो पड़ेगी। तो ऐसा बोल सकते हैं कि वो परिपूर्ण है। एक अपेक्षा से बोल सकते हैं कि ये लकड़ा है तो लकड़ा ही है, पहले लकड़ा था, अब भी लकड़ा है, बाद में भी लकड़ा ही रहेगा, लेकिन उसको शेप देने के लिए किसी की तो जरूरत पड़ेगी। तो वो ऐसे हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि ऐसे समझ ले कि नहीं ये ही परिपूर्ण है, इसमें हर तरह की शक्ति है, ऐसा कैसे सोचे हम? हाँ, उसका आपका प्रश्न का उत्तर आगे आने वाला है, आज ही आएगा, अभी थोड़ी देर से। ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इससे हमारे जीवन में क्या फायदा। उसके बाद आपको थोड़ा स्कंद के बारे में समझाएंगे, फिर इसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा कि हमने तो सिर्फ दिया उसको, तो वो सब चीजें। देखो, सबसे पहले यहाँ पर अपन ने दिया कि पुद्गल का सबसे छोटा अंश क्या है? परमाणु। वह परिपूर्ण है, मतलब उसका अर्थ ये है कि किसी भी तरह से कितना भी छोटा परमाणु हो, उसमें जितने अनंत गुण है, मतलब सीधी बात, वह अपना कार्य करने में पूर्ण समर्थ है। जितना शक्कर, जो बड़ी शक्कर आती है धागे वाली मिश्री, वो जितनी मीठी होगी वैसे ही छोटी वाली होगी, वैसे ही उसका चीनी का पाउडर बना के रखोगे वो भी होगी। मतलब कोई भी चीनी आप लोगे किसी भी फॉर्म में, वो मीठी ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई जो शक्कर है या चीनी है वो आपको क्या लगे, तीखी लगे ना, उसका टेस्ट चेंज हो जाए, ऐसा नहीं। स्वतंत्रता पूर्वक वह अपना हर काम कर सकता है। ठीक है, अब इस चीज को हम समझेंगे कि कैसे काम होता है। इसके बाद उसके अंदर जो भी काम होते हैं उसकी ऊर्जा उसके अंदर ही उसी से उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है, तो इसके लिए जब हम आगे पढ़ेंगे ना, 6 प्रकार के जो गुण होते हैं सामान्य गुण, तो उनके माध्यम से हमें इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, ये है परमाणु। इसके बाद उसकी दूसरी अवस्था आती है स्कंद। ठीक है, अब आप स्कंद में देखो, स्कंद क्या है? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। क्या कहा? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। देखो, रियल में स्थिति क्या होती है, हमें 2 प्रकार के काम दिखाई देते हैं, मतलब एक प्रकार का काम दिखाई देता है। खाली एक छोटा सा डिफरेंस कि स्कंद हम जब भी बोलते हैं तो हम समझते हैं कि हमको दिखाई देता है ब्रॉडली। हाँ, इसमें भी ये है ना कि जैसे स्कंद भी दिखाई ना दे, ऐसा हो सकता है। बहुत सारे स्कंद ऐसे, जैसे 2 परमाणु होंगे तो हो सकता है दिखाई ना दे, 3 परमाणु वो भी दिखाई ना दे। ये जो हमें दिखाई देता है ना, ये बड़ा स्कंद, इसमें अनंत परमाणु होते हैं। तो इसलिए स्कंद भी ऐसा हो सकता है जो हमें आंखों से दिखाई ना दे, पर जो हमें दिखाई देते हैं वो स्कंद ही है। ठीक है, वो परमाणु नहीं। तो देखो, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बंध को, अब आपको काम कौन से दिखाई देते हैं? अब आप देखना, एक पर्वत है, पर्वत कौन सा ले लूं? हिमालय को ले लेते हैं। ठीक है, हिमालय को ले लेते हैं। अब हिमालय का जो पर्वत है, उस पर्वत में मैं आपसे कह रहा हूं वो 50 साल से उसी स्थान पर है। तो क्या वह सेम का सेम बना हुआ है या उसमें कुछ अंतर आया है? अंतर आता है। हाँ, अंतर आता है। तो अब देखो, वहां पर रियल में स्थिति क्या बनती है? जब उसमें कुछ बड़ा चेंज आता है तो आपको दिखाई देता है, पर क्या आपको पता है कि उसमें प्रति समय कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है? प्रति समय, प्रति सेकंड, हर समय। मतलब वहां पर स्थिति क्या बनती है? जो वो है पर्वत है, वो क्या है? परमाणु है या स्कंद है? बताओ। स्कंद है कि परमाणु? स्कंद है ना, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना। अब वहां के जो परमाणु है, प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है।
अब वहां पर स्थिति क्या होती है, कुछ परमाणु अपनी उससे चले जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं, और कुछ परमाणु वहां पर वापस जुड़ जाते हैं। वहां पर क्या हो रहा है, पर्वत निरंतर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब वो चेंज हो रहा है। अब वहां पर जब क्या होता है, जब बहुत सारे परमाणु निकल के यहाँ से चले गए, बहुत सारे जुड़ गए, अब जो कुछ मोटा परिवर्तन हुआ तो हमें क्या लगता है कि ये परिवर्तन हो गया, पर रियल में देखो वहां हर समय परिवर्तन हो रहा है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था ना कि शॉप पर रखा जो मोबाइल है ना, पैक, उसमें भी चेंज होता है ना। वो भले ही डिब्बे में पैक रखा है, हम सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पर उसमें भी चेंज होता है। वैसे ही तो यहाँ पर जब मोटा परिवर्तन होता है तब हमें दिखाई देता है। जो कुछ स्कंद हैं वो सूक्ष्म होने से सूक्ष्मदर्शी से भी देखे नहीं जा सकते, मतलब परमाणु की तरह है इसका भी, क्योंकि एक परमाणु था वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, हो सकता है 2, 4 परमाणु, 5 परमाणु, 10 परमाणु तक हमें दिखाई ना दे। तो इस प्रकार से, परंतु बहुत सारे कुछ बड़े स्कंद होते हैं वो आंखों से देखे जा सकते हैं। मतलब जो जो हमें अपने आसपास दिखाई दे रहा है ना वो स्कंद है। ये सोफा है, स्कंद है, ये बोतल रखी है, स्कंद है, एसी लगी हुई है, स्कंद है, पंखा स्कंद है। मतलब जो कुछ भी दिखाई दे रहा है A to Z सब क्या है, स्कंद है। जगत में आपको जो जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब क्या है, स्कंद। ठीक है, जीव तो आपको दिखाई देता नहीं, तो बाकी द्रव्य भी आपको दिखाई नहीं देते, तो दिखाई क्या देता है, दिखाई देता है आपको पुद्गल के ढेरे में पड़े हाँ, हुए। तो मतलब जितना आपको दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, पुद्गल है। और अवस्था कौन सी, स्कंद अवस्था है। ठीक है, अब आप देखो कि अब काम कैसे होता है। देखो मैं आपसे पूछता हूं अब एक प्रश्न कि फोन किसने बनाया था, फोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ग्राहम बेल ने फोन बनाया था, है ना। इससे आप लोग सहमत हैं सभी कि ग्राहम बेल ने, पहले तो ऐसा सोचते थे, अभी ये समझने के बाद लगता है कि नहीं ज्ञान में बना, उसके ज्ञान में बना तक कुछ है तो नहीं, वो तो जो मटेरियल था उसी से बना, वो पुद्गल ही था। अभी ये समझ में आ रहा है, लेकिन पहले तो था कि वे ग्राहम बेल ने बनाए। पहले हमें ऐसा लगता था ग्राहम बेल ने फोन बनाया, पर मैं आपसे पूछता हूँ जो ग्राहम बेल था उसने फोन जब वो बना रहा था उस समय वहां पर 1-2 पक्षी भी थे, 1-2 पशु भी थे। ठीक है, वहां पर एक मक्खी भी बैठी थी जो बिल्कुल आगे फोन पर ही बैठी थी, उसने तो नहीं बनाए, पर उसको नहीं कहा गया कि उसने फोन बनाया। पर इसी को क्यों कहा गया, ग्राहम बेल को क्यों कहा कि उसने फोन बनाया? उसकी आत्मा में ज्ञान था, उसको पता चला। आत्मा तो पक्षी में भी है, और ज्ञान उसमें तो भी ज्ञान है। हाँ, ज्ञान तो सभी जीवों में है। ज्ञान तो सभी जीवों में है। जैसे जीव की परिभाषा क्या बनाते हो, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना हो, तो आपकी जो वहां गाय खड़ी है उसमें भी ज्ञान दर्शन चेतना है। आपका जो, और अगर आप कहो संगी असंगी में तो वो संगी है। सही बात। पक्षियों में कहो, पक्षियों में कोई कोई तोता होता है संगी, बाकी वहां पर तो कबूतर बैठा है वो भी संगी है, उसमें तो ज्ञान है ही। संगी मतलब संगनी અને असंगनी, पंचेंद्रिय हाँ, आप पंचेंद्रिय जो है हाँ वो मन सहित मन रहित कहते हैं ना, वो चीज। बाकी ज्ञान तो सभी जीवों में है ही। तो મનની ખટખટની વાત જાણી દેખી રહ્યા છે, સમય સમયની વાત જાણી દેખી રહ્યા છે, એની લેંગ્વેજ અલગ હોય,
એટલે મન અને ઘટ એટલે મન કોને હોય સંગી પંચમી હોય ને એને મન હોય અને અસંગી હોય ને એટલે એકેન્દ્રથી માંડીને અસંગી એ બધા એને ઘટ હોય એમ। देखो, अब आप कहो कि ग्राहम बेल ने क्या किया, फोन बनाया। अब ऐसा लगता है ग्राहम बेल ने फोन नहीं बनाया, है ना। अब फोन बना कैसे? एक्चुअली मुझे तो ये लगता है कि फोन तो जो था वो पर्याय चेंज हो रहा था, लेकिन सबसे पहले ग्रेहम बेल को ये बात समझ में आई, वो ज्ञान उसका उघाड़ हुआ कि भाई ये है और उसने दुनिया के सामने रखा, फिर सबने एक्सेप्ट किया। मतलब उसका ऐसा सोच ऐसा सोचती हूँ मैं। जी। पता नहीं वैसा ही हो या आपको गलत। क्या लगता है कि फोन आखिर बना कैसे होगा? वो तो जो सब समूह का वो आपने बोला था ना, वो समूह तो वो निमित्त ऐसा मिला तो उसको देखो, रियलिटी में क्या था कि मैंने आपको बताया था पुद्गल परमाणुओं से मिलकर के एक स्कंद रूप रचना होती है। अब ये जो आपका रूम है, इसमें आप समझ लो जहां पर वो टीवी रखा हुआ है वहां पर थे 25 परमाणु, ठीक है। यहाँ पे इस कोने में भी थे 25 परमाणु, यहाँ पर बीच में भी 25 परमाणु थे और यहाँ पर भी 25 परमाणु थे। सभी अलग अलग हैं। मैंने एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कि 100 परमाणु से मिलकर के मान के चलो अपना जो है फोन वो बना है, जो टेलीफोन है वो बना है। 25 यहाँ पर है, 25 वहां पर है, 25 वहां पर है, 25 यहाँ पर है, अलग अलग है सब। अब आप ये नहीं समझना कि 25 ही है, अनंत परमाणु है यहाँ पर हम तो ओनली 25 ले रहे हैं अभी अपने उदाहरण के लिए। अब इन 25 का क्या होना है, फोन बनना है। अब क्या होंगे, जिस समय इनका फोन बनना है तो ये क्या होंगे, अपने स्थान से एक स्थान पर जहां मान के चलो यहाँ पर फोन बनना है तो 25 परमाणु ये यहाँ से यहाँ आएंगे, वो वहां थे वो वहां से आएंगे, वो वहां थे वहां से आएंगे, ये यहाँ से आएंगे। लेकिन अब लाया कौन, वो ग्रेहम बेल लाया। स्वयं से आएंगे भी स्वयं से आएंगे। अगर ग्राहम बेल परमाणु को पकड़ के लाए तो ग्राहम बेल को क्या कहेंगे, ग्राहम बेल करने वाले हो गए। वो परमाणु का कोई परमाणु को कोई क्या अपने अनुसार चला सकता है? तो वो सब देखो, परमाणु में आपको लगता है कि परमाणु को अगर आप कहोगे कि परमाणु को उन्होंने व्यवस्थित किया, वो भी नहीं कह सकते। क्यों? अगर आप फिर वैसा कहोगे तो फिर परमाणु पर अगर उनका अधिकार था तो फिर स्कंद पर भी हो जाएगा। तो मतलब वो तो इन्फ्लुएंस हो नहीं सकते। हाँ, मतलब बिल्कुल वो स्वतंत्र है, वो अपनी स्वतंत्रता से यहाँ से आए वहां से आए। मतलब आप सोचो, अगर आप यहाँ अहमदाबाद में हो और अगर यहाँ से जो गांधीनगर है वहां से कोई परमाणु आकर के उस फोन में शामिल होना है तो वो वहां से स्वयं आ जाए। उसकी स्वयं की योग्यता है, उसको किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं कि मैं उसको पकड़ने जाऊं कि चलो उसको पकड़ के मैं ऐसा जोड़ दूं तो मोबाइल वो फोन बन जाए, टेलीफोन बन जाए। वहां पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं, स्वयं से आए और स्वयं से वो एकत्रित हुए और क्या बन गया, टेलीफोन। अब आप कहो बना टेलीफोन कैसे बना, परमाणुओं से बना। अब वो हो गया एक तरह से स्कंद। अब जो हमें फोन रूप दिख रहा है वहां क्या चीज थी, जो अलग अलग आए थे वो क्या थे, परमाणु थे। पर अब जो आपको फोन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, वो स्कंद दिख रहा है आपको, है ना। पर अब वो स्कंद दिख रहा है। अब हमने कहा कि फोन तो क्या बना, ऑटोमेटिक बना, टेलीफोन ऑटोमेटिक बन गया। अब आप कहो कि वहां पर फिर इनकी ग्राहम बेल थे, उनकी क्या आवश्यकता थी, उन्होंने क्या किया बताओ। निमित्त की जरूरत ही नहीं है, वो सब अपने आप में परिपूर्ण है। निमित्त तो बहुत सारे बनेंगे वहां पर अभी मैं जो पूछ रहा हूँ वहां पे उनकी महत्वता क्या रही, उनका इम्पोर्टेंस क्या था, उनने क्या किया फिर उसमें
क्योंकि वो तो अपने आप आके बन गया। हाँ, तो उन्होंने क्या किया? जो जीव पोषण है वो छह द्रव्य में से जो जीव है जो साथ में लाते हैं, मतलब जो मोशन में लाते हैं, वो नहीं, वो द्रव्य वो तो धर्मार्थिक है, मोशन में हाँ। तो लाता है, वो नहीं। आपको क्या लगता है? ग्राहम बेल को व्यर्थ में फेमस कर दिया है। हाँ, तो क्या? उन्होंने कुछ किया ही नहीं। किया ही नहीं है। हम्म। देखो, जो ग्राहम बेल है, देखो वहां पर एक पक्षी भी था, वहां पर एक पशु भी था, एक मक्खी भी उसी पर बैठी हुई थी। किस पर? फोन पर, टेलीफोन पर उसका आविष्कारक ग्राहम बेल को क्यों कहा व्यवहार में? क्योंकि ज्ञान में किसके आया था टेलीफोन? टेलीफोन सबसे पहले कहाँ बना था? ज्ञान में, उसके दिमाग ज्ञान में बना था। जिसको आप दिमाग बोल रहे हैं, उसकी सोच में वो ज्ञान में बना। ज्ञान में बना था। पहले डायरेक्ट मोबाइल वो फोन था, वो बन नहीं गया था, सही बात है। पर ज्ञान में किसके? उनके बना था, ना कि उस मक्खी के, ना कि और किसी पशु के। इसीलिए उनके ज्ञान में वो चीज आई, इसीलिए उनको उसका आविष्कारक कहा। पर रियलिटी वहां पर क्या हुई? वो परमाणु इकट्ठे हुई और वो चीज की रचना हो गई। पर ज्ञान में जिसके आई, तो इसलिए ऐसा बोल दिया कि उन्होंने उस चीज को बनाया। मतलब एक तरह से आरोप डालना, वो बोलते हैं ना, निमित्त कार्य होने पर उसका आरोप डाल दिया जाता है ना, कि किसी का कोई काम सफल हुआ तो उसके बाद उस पर आरोप डाल दिया जाता है, किसी ना किसी पर आरोप डाल दिया जाता है। तो वो ऐसे ही उसके बनने के बाद, टेलीफोन बनने के बाद अब आरोप किस पे आए? तो वही जिसके ज्ञान में आया टेलीफोन, तो ऐसे ग्राहम बेल पर आरोप आए। तो हम सब लोग सबके ज्ञान के पास ही जाते हैं। चलो मैं आज डॉक्टर के पास गई तो उसके ज्ञान के पास ही गई ना, मैं डॉक्टर के पास नहीं। तो वैसे तो डॉक्टर डॉक्टर के ज्ञान के, आप उसके कहाँ ज्ञान गए? की कीमत है ना। तो आप कहाँ गए? आप ज्ञान एक ज्ञान दूसरे के पास गए, ऐसा बोल सकते भाई हो। साहब को दिखाने गई तो उसके डॉक्टर का ज्ञान के पास उसकी ज्ञान की कीमत है। तो देखो, यहाँ पर हमें सबसे बड़ी चीज ये समझनी चाहिए, जो व्यक्ति ऐसा सोचता रहता है ना कि ये संसार की चीजें मैंने बनाई, ये मैंने किया, ये मैंने बनाया, ये वही आपकी बात आ गई ना लकड़ी वाली, है ना। अब जो लकड़े से जो उसकी अवस्था चेंज हुई है, वहां पे आरोप डाला जाता है कि वो लकड़ी का काम करने वाले को क्या बोलते हैं? कारपेंटर बोलते हैं। कि कारपेंटर ने क्या किया कर दिया, इस टेबल को चेंज करके इसको कुछ और बना दिया। पर रियलिटी वहां पर भी यही है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं कि आपसे मैं कहूं कि किसी व्यक्ति ने, जैसे दो व्यक्ति बाजार में जा रहे थे, अब एक कोई वहां से चोर आया और उसने क्या किया, दूसरे व्यक्ति के हाथ में कुछ उसकी चेन थी, चांदी की थी, तो उसको छीना। अब वो निकल नहीं रहा था, तो उसने क्या किया, उसके पास चाकू थी, उसने उसके यहाँ से हाथ में चाकू मार दिया। अब उसका वो हाथ क्या हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। अब हमें क्या लगता है, उसने किया, लेकिन वो तो होना ही था। पुलिस किसको पकड़ेगी? पुलिस किसको पकड़ेगी? जिसने चाकू चलाया। पर रियलिटी में क्या हुआ, आज 10:05 पर उसका वहां पर हाथ की इतने जो परमाणु है, ये स्कंद है, इसके ऊपर के जो परमाणु है वो अपना स्थान परिवर्तित करना था। मतलब इस परमाणुओं को अलग होकर करके वहां जमीन पर गिरना था। यहाँ पे जो उसके रक्त के परमाणु थे उनको अलग होकर के नीचे गिरना था, मतलब अलग होना था। और जो चाकू थी, चाकू के परमाणुओं का स्वतंत्र परिणमन होकर के यहाँ आना था।
अब आप कहो चाकू ने हाथ काटा, नहीं काटा। नहीं काटा, उस व्यक्ति ने हाथ काटा, नहीं काटा। हुआ कैसे काम? उन परमाणुओं को होना था अलग, और वो अपने योग्यता से, अपने समय के कारण वहां से अलग हुए। तो निमित्त हुआ चाकू, और वो चाकू चलाने वाला, वो दोनों निमित्त हुए। वो सब हम निमित्त की अपेक्षा से कहते हैं। कह सकते हैं। हाँ, निमित्त की अपेक्षा से कहते ही हैं, कह सकते, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर हम रियलिटी जो है ना वो मानेंगे तो फिर हम किसी को वो ही नहीं कह सकते, फिर तो वो भी बेचारा दोषी नहीं माना जाएगा ना। पर व्यवहार में जो होता है वो कहा जाता है। तो निमित्त हमेशा बाहर से ही होता है। हाँ, और निमित्त में आप एक चीज और समझ लो कि काम होने के बाद निमित्त पर आरोप आता है। काम होने के बाद, मतलब वहां काम तो हो चुका था पर आरोप उस पे आ गया, मतलब उसने कुछ किया नहीं है। कितनी स्वतंत्रता का ढिंढोरा है। बिल्कुल स्वतंत्रता है, बिल्कुल स्वतंत्र। इसीलिए तो कहा जाता है कि लोग इस चीज को अपने अंदर रख के बैठते हैं, उस व्यक्ति ने मेरे लिए मारा था, उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर क्या किया, कोई केस कर दिया, तो वो मेरा क्या है, दुश्मन है, उसने मेरा बुरा किया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कोई आपका बुरा कर सकता है या नहीं कर सकता? आप थोड़ी रियलिटी सोचना कि जो आप पढ़ रहे हो, जो आप समझते हो, समझ रहे हो, इसके अकॉर्डिंग आपका कोई बुरा कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर उस समय इन परमाणुओं के, हाथ के परमाणुओं को अलग नहीं होना होगा तो वो चोर चाकू मार के भी निकलेगा तो वो चाकू हो सकता है उसके हाथ में ही ना लगे। अगर उस चाकू के परमाणुओं को यहाँ टच ना हो करके कहीं दीवार में टच होना होगा तो वो यहाँ ना आके वहां टच हो जाएगा। कभी कभी हम देखते हैं ना कि निशाना बहुत अच्छा लगाने पर भी कहीं और चला जाता है, मतलब उन परमाणुओं को, जो चाकू है वो भी तो स्कंद है, परमाणु से मिलकर उनको जहां जाना था वो वहां चले, मतलब इतनी स्वतंत्रता है। अब आप जब सोचोगे ना बैठ के कि इतनी स्वतंत्रता, तो आपको लगेगा कि हम जो संसार में व्यर्थ में टेंशन लेते रहते हैं ना, है ना, कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, वो बहुत स्वतंत्रता है। हम सोचते हैं किसी ने हमारे घर नींबू, क्या है, पुद्गल है, फेंक दिया, अब हमारे साथ क्या होगा? जो ना था वही होगा, कुछ बुरा होगा, उसके कारण से बुरा होगा। पर रियलिटी में यदि आपके आज 15 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे अगर आपको यहाँ आना है तो आप यहाँ बैठे मिलोगे मुझे, और अगर आपको यहाँ नहीं आना है तो आप, पता चला सोसाइटी के बाहर तक आओगे, आपको किसी का कॉल आया, आप वहां पर चले जाओ, और हुआ कैसे, दुख नहीं रहेगा। और वहां पर भी आप सोचना, वहां पर भी किसी ने कॉल किया, जिसने कॉल किया उसके आप बंधन में नहीं हो, उसके भी आप बंधन में नहीं हो, वहां भी उसकी भी स्वतंत्रता है, उसने स्वतंत्र रूप से फोन लगाया, आप स्वतंत्र रूप से गए, ऐसा नहीं कि आप दोनों बंधे हुए। नहीं है, बिल्कुल हर व्यक्ति स्वतंत्र है, होगी और विकल्प भी नहीं आएंगे, कोई विकल्प नहीं। मतलब जब ये स्वतंत्रता समझ में आती है ना, तो संसार में जितने भी शत्रु हैं रहेंगे, शत्रुता ही मिट जाती है। अब आप सोचो कि जो सज्जन पुरुष, जो हमारे आचार्य महाराज हुए, जब वो समता को धारण करते थे ना, कहा जाता है अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण, तो जब समता को धारण करते थे तो आप सोचो ऐसे क्रूर व्यक्ति के प्रति समता कैसे आ सकती है। मतलब कुछ ऐसे प्राणी भी होते थे, क्रूर प्राणी, कि जो उन मुनिराजों पर ही क्या करते थे, हमला कर देते थे, उन्हीं का सर काट दें,
उन्हीं के ऊपर कितने कितने उपसर्ग हुए। पर आप सोचो ऐसे व्यक्तियों के प्रति भी समता भाव आ जाता था तो कैसे आ सकता था, कैसे आ जाता था? तो भाई उन्होंने इस चीज को समझ लिया था, उनकी ये बात समझ में आ चुकी थी कि भाई पुद्गल का स्वतंत्र परिणमन है और स्वतंत्र ही होगा, और हम उसमें कुछ छेड़छाड़ भी जो है फेरफार करने वाले हैं नहीं। आप सोचो कि वहां पर 100 परमाणुओं से मिलकर के वो टेलीफोन बनता है। अब आप लाख प्रयास कर लो कि उसको हटा करके मैं कार बना लूं, तो वहां कार नहीं बनेगी। और अगर वहां कार बननी है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो वहां टेलीफोन नहीं बनेगा। मतलब ये चीज हमें समझ में आती है कि एक एक समय जो हम कहते हैं कि क्रमबद्ध है, उस चीज से हमें समझ में आती है कि प्रत्येक चीज कहाँ कैसी फिक्स है। तो अल्टीमेटली ये सब हम समझ रहे हैं, तब मुझे ये लगता है कि नियतिवाद ज्यादा लग रहा है इसमें। तो नॉर्मली यही है, नियतिवाद ज्यादा है। महावीर स्वामी ने क्या नियतिवाद ज्यादा किया कि उन्होंने बोला कि नहीं सब कुछ मैटर करता है, सिर्फ नियति ही मैटर करती है। नहीं, तो और देखो हमारे यहाँ जैसे आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि चारों अनुयोग हैं, ठीक है? तो चारों अनुयोग की अपनी अपनी अपेक्षा है, बराबर। तो उसी में जैसे अपना जब ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, यहाँ पर हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर चल रहा है अपना द्रव्यानुयोग का विषय। अब जब जैसे मैं आपसे कहूँ कि इस चीज को अपने जीवन में धारण करो, मैं आपसे बोलता हूँ इस चीज को पढ़ के आना, तो अब मैं जो आपसे बोल रहा हूँ पढ़ कर आना, वो आप किस में पढ़ के आ रहे हो? ये मैं आपसे चरणानुयोग की अपेक्षा से कह रहा हूँ, वरना मैं तो आपसे बोल नहीं सकता अगर द्रव्यानुयोग की अपेक्षा करूँ, क्योंकि आप भिन्न हो, मैं भिन्न द्रव्य हूँ, समझ रहे ना? तो ऐसे जो है ना हमारे यहाँ चारों अनुयोग हैं और चारों अनुयोग की अलग अलग अपनी अपनी विवक्षा है। तो जब आप चरणानुयोग पढ़ोगे तो तो तब आपसे कहा जाएगा पूजन करो, मंदिर जाओ, ऐसा करो, भाव नहीं बिगाड़ो, एक मतलब करने वाले। उस समय ये नहीं कहा जाएगा कि भाई आप तो कुछ करने वाले हो ही नहीं, तो पूजन कर ही नहीं सकते, मतलब वो चीज है। एक किसी को रेफरेंस रख के हम सोचते हैं बाकी सब। मतलब हमारे यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं उसमें रियल में चल क्या रहा है कि हम यहाँ पर उन अनुयोगों को एक तरह से गौण किए हुए हैं। वैसे हमारे यहाँ जब हम पढ़ते हैं, जब समझते हैं तो दो तीन अनुयोग लगभग आ जाते हैं, शायद कर्णानुयोग कम आता होगा, हाँ कर्णानुयोग कम आता है, 3 अनुयोग तो आ ही जाते हैं, पर फिर भी हम उनको एक तरह से अभी गौण करके चल रहे हैं, हटाया नहीं है, गौण किया है। तो उस चीज को थोड़ा ख्याल में रखना, क्योंकि महावीर की वाणी में तो सब कुछ ही आया है। तो अब एक चीज यहाँ पर जो है पुद्गल की अवस्थाओं के बारे में हम समझ रहे हैं। तो पुद्गल की अवस्थाओं में क्या होता है कि 2 अवस्थाएं होती हैं। ये तो अपन ने समझ ली परमाणु और स्कंद। अब 2 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? एक होती है पर्याय, समझ लो आप, पर्याय, जो पर्याय होती है उसमें होती है। एक होती है समान जाति द्रव्य पर्याय और एक होती है असमान जाति द्रव्य पर्याय। ठीक है, दोनों। अब देखो समान जाति द्रव्य पर्याय किसे कहते हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है? जैसे दूध में से दही बना, वो समान जाति। नहीं, दूध लो तो परमाणु है, तो सारा स्कंद जो है वो समान ही जाति के परमाणु है। ये दूध सपोज स्कंद है या ये टेबल स्कंद है, तो वो स्कंद में समान जाति के ही परमाणु है। तो फिर समान जाति परमाणु पर्याय
समान जाति द्रव्य पर्याय बोलेंगे। आपको क्या लगता है? मुझे ख्याल में था लेकिन वो समझा नहीं सकती। मैंने डिफरेंट बोला। दूध इज वन समान जाति पर्याय एंड कोल्ड कॉफी इज असमान जाति पर्याय। हाँ, कॉफी सपोज लेते हैं तो वो कोल्ड कॉफी पुद्गल जो है। बनी होती है वो असमान जाति द्रव्य पर्याय हो जाता है। उसमें कॉफी भी है और दूध शक्कर भी भी है, और दूध शक्कर भी भी है। है, तो उसको असमान जाति, क्योंकि उसमें तीनों है लेकिन पदार्थ तो वो एक ही हुआ, ठीक है। तो वो अब देखो, असमान जाति द्रव्य पर्याय हो जाता है। जो आपने जैसे दूध लिया और फिर उसमें कॉफी ली, पानी लिया, उसमें शक्कर ली, जो भी लिया, वो सब क्या है? पुद्गल है। खुद से समान जाति द्रव्य पर्याय है। वो है तो वो पुद्गल। सबको अगर हम कहें तो पुद्गल है ना। अलग-अलग अब वो कैसे हैं? एक जाति के हैं या अलग जाति के? अलग अलग है। अलग अलग जाति के कैसे? एक के अंदर खुद सेम सबकी दूध के अंदर समान है, कॉफी के अंदर समान है, शक्कर के अंदर नहीं, समान गुण है। उसके अलग अलग है, इसलिए उसको अलग जाति पर्याय बोलेंगे। गुण कहाँ अलग अलग? एक कॉफी कड़वी है, दूध मीठा है, शक्कर मीठी है, ऐसे गुण उसके देखो, अलग अलग है। रियल में गुण क्या है? हाँ। मैंने आपको बताए थे गुण क्या होंगे? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। रस से मतलब ये नहीं लेना कि जो शक्कर है उसका मीठापन उसका गुण है, उसमें रस पाया जाएगा। रस से मतलब टेस्ट पाया जाएगा। क्यों? अब मैं आपसे कहूँ शक्कर क्या होती है? आपने कहा शक्कर का मैंने मीठापन गुण बनाया, ठीक है। अब मैंने शक्कर को कढ़ाई में डाल करके जला दिया, तो कड़वी हो जाएगी। उसका टेस्ट कैसा हो गया? कड़वा हो गया। लेकिन गुण पर टेस्ट है। रस तो है ना, उसमें टेस्ट तो है। टेस्ट है। इसीलिए इस अपेक्षा से वहां पर कहा कि रस गुण है, अच्छा। मीठा गुण नहीं है। अच्छा, समझ रहे ना? हाँ, 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 तो ऐसा वहां पर है। हाँ। तो उसी यहाँ पे क्या कहा? समान जाति, मतलब वो क्या है? सब पुद्गल है। हाँ, हाँ। पुद्गल मिल करके जहां पर कोई क्या होता है? पुद्गल का एक संबंध होता है, वहां पर क्या होती है? समान जाति द्रव्य पर्याय। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे जो कोई पर्वत है, पहाड़ है, वो क्या है? समान जाति द्रव्य से मिलकर बना है। समान जाति द्रव्य मतलब क्या? द्रव्य मतलब वो सब जगह फैले हुए हैं। मतलब आपको समझाता हूं, जैसे यहाँ पर एक, आप समझ लो एक पर्वत है, ठीक है। अब एक पर्वत बनना है, अभी बना हुआ नहीं। आप सोच लो अभी बनना है, बना नहीं है। तो अब इसके कुछ परमाणु वहां उस कोने में है, कुछ परमाणु यहाँ पर है, और कुछ परमाणु यहाँ है, और कुछ आपकी गांधीनगर में दूर चले गए, कुछ साबरमती नदी में डले हुए, ठीक है। अब वो परमाणु यहाँ पर पर्वत बनना है, तो वो सब क्या है? पुद्गल है, एक जाति के। ये भी पुद्गल है, वो भी पुद्गल। तो वो क्या है? समान जाति द्रव्य है, ठीक। अभी समझना, समान जाति द्रव्य मतलब एक जाति के द्रव्य है। सब पुद्गल है ना, समान जाति मतलब एक जाति, बिल्कुल एक जाति के द्रव्य है। अब पर्याय कब कहा जाएगा उसको? पर्याय तब कहा जाएगा जब वो एक स्थान पर इकट्ठे हुए और उनका क्या हो गया? आपस में संबंध हो गया। संबंध होने से मतलब है कि अब वो आपको वृक्ष रूप में, जैसे एक पर्वत रूप में दिखाई देने लगे एक साथ। संबंध होने से मतलब एक दूसरे में मिले नहीं है, अलग अलग, पर एक उनके एक थ्रू आपको एक अवस्था देखने लगी। अब इसमें क्या रहेगा? ओनली पुद्गल है, समान जाति की, समान जाति द्रव्य पर्याय। और वहीं आपसे कहा जाए असमान जाति द्रव्य पर्याय, तो मनुष्य चले ना, बिल्कुल है ना। क्योंकि देखो समान में क्या था? एक जाति के थे। असमान में क्या होगा? जीव ऐड हो रहा है उसमें। जीव और पुद्गल। कोई पर्टिकुलर टाइम पे ये हो रहा है, इसलिए वो भी एक एडिशनल फीचर, मतलब गुण है, द्रव्य है। टाइमिंग इज आल्सो द्रव्य ना। हाँ, टाइमिंग भी एक द्रव्य है। हाँ, पर वो इसमें अभी इंक्लूड नहीं है। आप कहोगे असमान जाति द्रव्य पर्याय, तो जैसे यहाँ पर मैं हूं, तो मेरे अंदर जीव भी है और क्या है? पुद्गल आपको दिख रहा है।
तो पुद्गल है, मतलब यहाँ पर पुद्गल कितने, ये तो स्कंद है, परमाणु की अपेक्षा से तो अनंत परमाणु है इस शरीर में, और इसके बाद मेरा जीव भी है। ये जो परमाणु है वो एक जाति के, मतलब क्या है, पुद्गल, और जो मेरा जीव है वो जीव जाति, उसकी जाति अलग, वो क्या हो गया, असमान। अब जब इन दोनों का क्या हुआ, ये तो क्या हुए असमान जाति द्रव्य, और जब इनमें संबंध होता है तो हमें क्या दिखाई देता है, ये जो मेरा हाथ हिलता दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार से फिर मूवमेंट अपन को समझ में आता है। तो अपने ये तो अलग बात है कि अपने बोलते हैं ना कि द्रव्य में से पर्याय होते, तो पर्याय में केवल ज्ञान होगा, तो वही आत्मा के लक्ष्य से द्रव्य से पर्याय निकलती है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। कैसा? अपने शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं ना कि पर्याय में केवल ज्ञान होगा, द्रव्य में से जो पर्याय उठती है वो पर्याय केवल ज्ञान धारण करती है, तो वो आत्मा में कैसे, ये समझना है मुझे। आत्मा में कैसे होगा? हाँ, द्रव्य और पर्याय। आपने तो पुद्गल में समझा है बराबर, पुद्गल में द्रव्य पर्याय समझ गई मैं, ठीक है। तो वो आत्मा में कैसे द्रव्य से पर्याय जो मेरी उठती है तो द्रव्य में से उठती है ना मेरी, तो मैं पर्याय में तो मेरा अशुभ विकल्प सब आता है, तो केवल ज्ञान कैसे, वो मुझे समझ में नहीं आता है। अभी जब हम इसके आगे जीव द्रव्य की बात करें, अच्छा, अभी पुद्गल पर हमारी बात चल रही है, इसके बाद जब हम जीव द्रव्य की बात करेंगे तो आपको इस विषय में बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये है क्या, ये है अपनी असमान जाति, द्रव्य पर्याय। देखो पर्याय को क्या बोल सकते हैं, फॉर्म समझ लो आप, अवस्था, दशा, हालत, मतलब हाँ, मतलब आप ये समझ लो हाँ कि कोई भी चीज है, देखो अंतर, छोटा सा अंतर, समान जाति द्रव्यमान है, अलग टाइप के सेम टाइप के द्रव्य, जैसे पुद्गल पुद्गल, जीव पुद्गल पुद्गल सब, जीव जीव सब, हम सब यहाँ पर क्या हैं, जीव जीव जीव। जैसे अगर जीव जीव को लें तो हम समान जाति के हैं, और हम खुद ही असमान पर्याय है ना, असमान जाति के पर्याय, क्योंकि इसमें हमारे में पुद्गल का तो पता चलता है, लेकिन कोई ऐसा और उदाहरण आप दे सकते हैं कि जैसे पता चले समान जाति पर्याय वाला, जीव जीव का कैसे उदाहरण? जीव जीव में घटित नहीं होगा, घटित नहीं होगा, ये पुद्गल में ही घटित होगा, तो समान जाति इज ऑलवेज पुद्गल के कॉम्बिनेशन ओनली। हाँ, पुद्गल का कॉम्बिनेशन ओनली होता है, इसमें किसी और का कॉम्बिनेशन होगा ही नहीं, और ये नियम ही है, आप ये समझ लो। बिल्कुल। और ये जो असमान जाति है, इसमें दो द्रव्यों का, जीव और पुद्गल की अपेक्षा से होगा, और इसमें भी अन्य द्रव्य और कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये धर्मास्तिकर और धर्मास्तिकर है, हाँ, वो द्रव्य में ही आता है, हाँ, वो एनर्जी धर्म धर्म, तो जीव में तो वो भी, मनुष्य में तो वो भी आएगा ना, वो नहीं आएंगे, वो वो स्वयं स्वतंत्र द्रव्य है। अब आप कहोगे कि उसमें जो काम वगैरह होते हैं वो सब कैसे होते हैं, तो उसके वो पर्सनली उसमें गुण होते हैं। अब वो गुण कौन से होते हैं, तो आगे चल, हमारा पुद्गल जो शरीर है वो निमित्त है ऐसा? किसमें? नहीं, रियलिटी में आप समझो, अपन समझते हैं कि ये जो शरीर है, मैं शरीर के कारण से इस हाथ को हिला पा रहा हूँ, मतलब आत्मा या शरीर के कारण, पर रियलिटी में क्या है, हम कहते हैं इनका एक क्षेत्रावगाह संबंध, मतलब वो एक क्षेत्र पर है। आप ऐसा समझ लो कि जैसे कोई एक कॉस्ट्यूम वगैरह पहनते हैं ना, भालू वगैरह के, कहीं बहुत सारी जगह रंगमंच पे, तो वो क्या करते हैं, वो जैसे अगर हाथ को थोड़ा मूवमेंट कराएंगे, हिलाएंगे, अब वो क्या होता है, वो बाहर का पूरा कॉस्ट्यूम हिलता दिखाई देता है। वैसे ही है, ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे में आ गए, आत्मा या शरीर,
एक क्षेत्र पर है। अब जैसे ही मैं ऐसा हाथ कर रहा हूँ तो यहाँ पर अच्छा, आप तो हैं उनका कि नहीं? संबंध नहीं है, किनका उनका संबंध नहीं हो रहा है, आप ऐसा कह रहे हो कि वो क्षेत्र के हिसाब से वहाँ पे संबंध है ना, पर संबंध नहीं है। संबंध है, संबंध है। हाँ मैंने बोला ना कि एक क्षेत्र अवगाह संबंध है उनका, मतलब एक ही क्षेत्र पर स्थित है, ऐसा नहीं है कि मिक्स हो गए। मतलब जैसा दूध पानी होता है ना, अपन को क्या लगता है मिले हुए हैं, पर मिले होने पर भी भिन्न है, मतलब मिले दिखाई देते फिर भी भिन्न है ना। ऐसे ही हम क्या हैं, हमारा शरीर आत्मा मिला हुआ दिखता है। सर वो आप उस टॉपिक पे भी समझाओगे ना ये वाला? हाँ, जीव वाले पे जब आएंगे हम जीव में समझेंगे, सब आएगा। जीव में आएंगे तो समझाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, अपना ए समान जाति असमान जाति हुआ। अब इसके बाद आप सोचो कि संसार में क्या होता है कि बहुत सारे एक इंद्रिय जीव होते हैं, ये तो आपको पता होगा। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, पंच इंद्रिय तक होते हैं। तो एक इंद्रिय जीव होते हैं और वहीं पंच इंद्रिय जीव होते हैं। तो हमें क्या दिखाई देता है, हमें ऐसा लगता है बेचारी जो चींटी है उसकी सामर्थ्य बहुत कम है, उसमें ज्ञान बहुत कम है ना। और हम जो हैं, हमें बड़ी बुद्धि है, हम बड़े जीव हैं, हम बहुत बड़ी चीज उठा सकते हैं। चींटी इतना सा दाना बस उठा सकती है। हम दोनों में क्या है, कुछ ना कुछ अंतर है। तो अब हम दोनों में क्या अंतर है, या किस अपेक्षा से हमें अंतर दिखाई देता है? ठीक है, ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सोच करके आना। ठीक है, इसके बारे में आप सोचना कि हम किस प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि हम दोनों में अंतर नहीं है। दोनों पक्ष से सोच कर आना। जैसे सिंपल सा प्रश्न, अंतर है और अंतर नहीं है, हाँ, दोनों पक्ष से लिख के आना। कि जैसे मैं अगर कहूं कि हम में और चींटी के ज्ञान में और सामर्थ्य में अंतर है, तो आपको उसके पक्ष में लिख के आना है कि हाँ इस प्रकार से अंतर है। क्योंकि चींटी को मैं देखती हूँ तो चींटी इतना बड़ा जो चीनी का है डिब्बा नहीं उठा सकती, वो चीनी का केवल एक दाना लेके जाती है। वहीं मैं विपक्ष में पूछूं तो फिर आपको उसमें भी विपक्ष में भी लिख के लाना है कि नहीं देखो चींटी में भी ज्ञान बराबर है, वो भी जीव है और मैं भी जीव हूं। तो इस प्रकार से आपको समानता और असमानता, मतलब इंद्रियों का फर्क पड़ता है ज्ञान पे? ज्ञान पे इंद्रियों का फर्क पड़ता है? अभी मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, अभी आप अपने मन से सोच के कर लेते हैं सर से ही। देखो ये विषय आगे आएगा आपके, क्योंकि हमारे घर जाके तो हमारी ये बुद्धि खत्म ही हो जाएगी। अर्थ देखो अर्थ, आलोक और इंद्रियां, इनसे ज्ञान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका उत्तर है आलोक मतलब प्रकाश। मतलब देखो अर्थ यानी पदार्थ, आलोक यानी प्रकाश और इंद्रिय। मतलब थोड़ा आप समझा देता हूँ, आपने बोला है तो अर्थ यानी होता है पदार्थ। हम ऐसा अगर कोई व्यक्ति कहे कि पदार्थ के सामने होने से ही ज्ञान होता है, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पदार्थ के नहीं होने पर भी हमें ज्ञान हो सकता है। जैसे जस्ट एग्जांपल, मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि आपका बेटा यहाँ नहीं है, फिर भी मैं आपसे कहूँ आपको बेटा आपके ज्ञान में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है सामने वस्तु रखी और आपके ज्ञान में नहीं। तो इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ से ज्ञान नहीं होता। और अगर आप सोचो कि अगर पदार्थ से ही ज्ञान मानोगे कि पदार्थ के होने से ज्ञान होगा, तो फिर केवल ज्ञानी भगवान के साथ क्या स्थिति बनेगी? तो सारे पदार्थ, कितने सारे द्रव्य, मतलब उनकी कितनी अवस्थाएं, कितनी पर्याय बन जाएंगी। मतलब रियलिटी में हम जो कह रहे हैं ना, मैं अगर ऐसा कहूं कि इस चौका जो यहाँ पर रखा हुआ है इसके होने पर मुझे मेरे ज्ञान में दिखाई देगा, तो ऐसा नहीं है। अगर स्वतंत्रता, हाँ, एक टेबल, एक निश्चय ज्ञान तो होता बिल्कुल। है। हाँ, अगर आप इसको
तो उसका ज्ञानाकार तो मुझे मेरे बस। ज्ञान में आ जाता है। अब इसको आप उठा के यहाँ से ले भी जाओ ना, और अगर मुझे कल्पना करनी है यहाँ पर चौका रखा था, तो मुझे सेम टू सेम ऐसा ही दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, ये होता है अर्थ यानी पदार्थ। आलोक मतलब प्रकाश। जैसे मैं आपसे कहूँ, हाँ वो तो लेंगे, नहीं होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर जो लाइट जल रही है ना, इसको मैं बुझा दूं, तो क्या आपको ज्ञान होगा? आपको कुछ दिखाई देगा? अगर मैं इन लाइट को बुझा दूं, मतलब बंद कर दूं, तो आपको कुछ दिखाई देगा? दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्ञान तो होगा फिर भी। पर उस समय आपको क्या ज्ञान होगा? यहाँ ये है ध्यान करके चलने का, ऐसा मतलब ध्यान। देखो मतलब कभी कभी वो हम, होता है, पता ही होता अब है। आपको एक उस समय आप सोचो, उस समय अंधेरे का तो ज्ञान होता है, यहाँ पर क्या है? अंधेरा है। और कभी कभी हमें बहुत सारी चीजों का ऐसा ज्ञान भी हो जाता है कि यहाँ पर मेरे घर में ये चीज है, यहाँ पर ये चीज है, तो हम क्या करते हैं? ध्यान कर करके चलते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ चीज का ज्ञान होता है, पर वहां पर भी हमारे लिए अंधेरा कोई भी ज्ञान में कार्यकारी नहीं। ऐसे ही इंद्रियों का है। अच्छा। अगर हम ऐसा कहें कि इंद्रियों से ज्ञान होता है, अच्छा, तो सिक्स सेंस भी कोई कॉन्सेप्ट है, तो वो कहाँ से ज्ञान आता है? अगर हम, वो तो ठीक है, पर आप सिक्स सेंस इज नथिंग, नो। आप सोचो, अगर आप कहो कि इंद्रियों से आपको ज्ञान, इंद्रियों से ज्ञान होता है, तो जो कपड़े का शोरूम होता है ना, उसमें जो पुतला रखा रहता है जिसको कपड़े पहना देते हैं, उसके भी तो इंद्रियां होती है ना। इंद्रियों से मतलब उसकी शरीर है, आंखें भी बनाई जाती हैं, कान भी होते हैं, मतलब पूरा वो होता है, चेतना से तो उसके भी हो जाते। इसके बाद आप कहो अगर कि इंद्रियों से ही ज्ञान होता है, तो फिर जो व्यक्ति जिसकी आत्मा निकल जाती है, ज्ञान से ज्ञान मृत होता है। जो है, उसके भी क्या होता है बताओ? उसके भी फिर ज्ञान मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके भी तो इंद्रियां तो हैं ही। इंद्रियां किसे कहते हैं अपन? इंद्रियां तो बाहर से लेते हो ना। अगर आप द्रव्य इंद्रियों की बात कर रहे हो, तो द्रव्य इंद्रियों की अपेक्षा से जो आपको आंखें दिख रही हैं, इनसे आपको रियलिटी में ज्ञान होता ही नहीं है। हम किस ज्ञान की बात कर रहे हैं यहाँ? ज्ञान गुण वाले ज्ञान की बात कर रहे हैं। हम क्या, मतलब जीव है, लाइफ है, इसीलिए वो इंद्रियों से ज्ञान मिलता है। बिल्कुल, तो एनर्जी जो बोलते हैं, जो जीव, रियलिटी में जीव से ही ज्ञान हो रहा है। जीव का ही बस ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आज हमने सबसे पहले देखा था कि उद्गल की दो अवस्थाएं हैं, परमाणु और स्कंद। परमाणु में भी हमने बहुत सारी विशेषताएं देखी थी, स्कंद में भी बहुत सारी विशेषताएं देखी थी। इसके बाद हमने देखा कि फिर ग्राहम बेल ने फोन बनाया या नहीं, तो उसमें हमने देखा नहीं बनाया। फिर हमने कहा उनकी महत्वता क्या रही, तो उसमें हमने देखा कि भैया उनके ज्ञान में वो फोन पहले बना था, फिर उसके बाद वो चीज वहां पर बनी, इसलिए उन पर आरोप डाल दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने पुद्गल की अन्य जो दो अवस्थाएं हैं, कौन? समान जाति द्रव्य पर्याय और असमान जाति द्रव्य पर्याय, उसके बारे में भी समझा था। अब इसके बाद हम आगे समझेंगे कि क्या एक इंद्रिय के ज्ञान में और हमारे ज्ञान में कोई अंतर है, उनके सामर्थ्य में हमारी सामर्थ्य में कोई अंतर है, और सृष्टि में उनके लिए इतना कमजोर और हमारे लिए इतना बलवान क्यों बनाया गया। और वहीं दूसरी दृष्टि भी आप लगा सकते हो कि एक चींटी है, उसकी अपेक्षा से आप थोड़ी बलवान हो, तो फिर आपकी अपेक्षा से एक आप हाथी ले लो तो वो आपसे बलवान है। तो ऐसा भेदभाव सृष्टि में क्यों मैं हुआ? पूछना चाहूंगी कि ये समान जाति द्रव्य पर्याय और असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये दो समझ में तो आ गए, हाँ, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज कहाँ पे, मीन्स क्या समझने के लिए, या क्या वो कहाँ कैसे यूज होता है? हमें क्या देखना है? हाँ। हमें रियल वस्तु स्वरूप देखना है। हाँ। ठीक है, तो हमें जो है ना, हमें वस्तु की रियलिटी दिखाई दे, उसके लिए ये चीज जरूरी है। मतलब हम क्या समझे, हम समझते थे ये जो है ये स्कंद है, पर इसमें जो है, इसमें भी कुछ ना कुछ हमें काम दिखाई देता है। और इसके बाद इसका जो परमाणु है उसमें भी काम होता है। मतलब ये क्या है? असमान जाति द्रव्य पर्याय, सॉरी, समान जाति द्रव्य पर्याय।
मतलब जो सोफा दिख रहा है ना जुड़ी रूप में, संबंध हो गया उनका। ये जो सोफा है ये परमाणु मिल नहीं है, उनका संबंध हुआ है ऐसा। इससे हमें रियल, अगर हम कहें समान जाति और असमान जाति, इससे हमें रियल वस्तु स्वरूप समझ में आता है। उससे आप दूसरी अपनी तरफ लोगे, असमान जाति को समझोगे तो आपको ख्याल में आएगा भाई ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है, बस वो चीज आपको ख्याल में आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने समझा। अगली कक्षा में हम एक इंद्रिय और हम में, ज्ञान में और सामर्थ्य में किस प्रकार से अंतर है उसके बारे में समझें।